All right. So we are starting a chapter called manufacturing industry. And in manufacturing industry, first of all, we'll try to understand the concept of manufacturing. What do you mean by manufacturing? Manufacturing means making, है ना? Making by hand और फिर conversion of natural good to artificial goods. फ्रॉम नेचुरल टू आर्टिफिशियल और फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, है ना? तो जो नेचर ने दिए उन चीजों को लेके उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड वो कहता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अंडरस्टूड? तो क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। अब अगर तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय development of manufacturing, manufacturing is considered as the backbone of development in general और economic development in particular, तो आंसर दोनों का एक ही आएगा। और आंसर जो है वो 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड व्हाट डज इट सेज कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर बट दे बिकम द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो पहली बात क्या हो गई, वो बैकबोन है, मार्क कर लीजिए आप, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूं, आप भी मार्क कर लीजिए। फिर वो कह रहा है एक प्री कंडीशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसके लिए? इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में हेल्प करती है वो, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। समझ में? फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू में तो 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, एक्सपेंड करती है ट्रेड और कॉमर्स को, और ट्रांसफॉर्म करती है। अब तुम्हें जब ये चैप्टर आता है तुम्हें तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, और रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, ये बढ़िया है ना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फिर इंडस्ट्री उसके लिए फिर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। वेरी गुड, एग्रीकल्चर हेल्प्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हेल्प्स agriculture. Very good. So you can see that agriculture is providing irrigation pumps, fertilizers, insecticides. Sorry, industry is providing all these things. And what is agriculture providing? Agriculture is providing them raw materials, like sugarcane is a raw material used for manufacturing of sugar. है ना? So with this we move on to the next page, and he says globalization is एनफ नहीं है, हमारे को उससे आगे जाना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन में और सेल्फ सफिशिएंसी नहीं, हमारे को पूरे वर्ल्ड में फैलना होगा और बेटर प्रोड्यूस करना होगा। तो उसने कहा एक कौन का नाम है NMCC, है ना? NMCC का फुल फॉर्म क्या बेटा? NMCC यहां पर होना चाहिए। वेरी गुड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। अब उसने कहा कि 5 फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लोकेशन ऑफ मार्केट्स, कैपिटल, लोकेशन ऑफ मार्केट, ऑलमोस्ट मतलब मार्केट होगा, और पॉइंट क्या होगा? पावर एंड मार्केट। तो नंबर वाइज अगर हम चले तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो यू कैन चेंज द नंबरिंग एज सच, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ सिटीज इज अर्बनाइजेशन, है ना? एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन भी होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। अब क्या चीजें बनाती है इंडस्ट्री को? बैंकिंग बनाती है, इंश्योरेंस बनाती है, ट्रांसपोर्ट बनाता है, लेबर बनाता है, कंसल्टेंट्स वगैरह सब कुछ कहां पर मिलते हैं? शहर में मिलते हैं। तो अगर हम देखें जो लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, मैंने बोला था इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, क्योंकि एक अर्बन एरिया में ये सब मिलता है और इनके होने से इंडस्ट्री भी वहां पर आ जाती है। इंडस्ट्री के हमारे ये वहां होते हैं,
और इनके वहां होने से अर्बनाइजेशन होती है, तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमी का फायदा क्या होता है कि एक चीज के होने से दूसरी चीज अपने आप बढ़ावा मिलता है, because there is one thing existing, the other thing is also benefited because of that. That is called agglomeration economy. अगर हम देखें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, they are all, हाँ, अब अगर they are all examples of agglomeration economies which were existing before independence. Since the time of the British, these have become very important: Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta, which is now called as Kolkata. Now, what are the factors? What are the inputs or factors of production? labor, raw materials, capital. Labor, labor. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत तरीका, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक वर्ड डाल रखना, LICE, लाइस, पता है ना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे मिल जाएगी तो फिर ठीक है ना। ये दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। L फॉर लेबर, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, C फॉर कैपिटल, है ना, एंड E फॉर एंटरप्राइज, एंड L अगेन फॉर, L is two twice, so land and labor, land, labor, capital, infrastructure, and enterprise. And then there's something very important, that is transport. Daniel, are you with me? सुनाई पड़ रहा है बेटा? वेरी गुड। हाँ, तो अब वो कह रहा है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये किससे हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट है वो सामान को लेके जाता है और फैक्ट्रीज पे लेके जाता है, और वही रिटेल यूनिट्स तक लेके जाता है, और हर जगह पे करने के लिए एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। क्योंकि वो कहते हैं लीस्ट कॉस्ट आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ होगी? जहां पर सबसे सस्ती पड़ेगी वो। तो सस्ती कहां पर पड़ेगी? जहां पर रॉ मटेरियल होंगे। कुछ इंडस्ट्रीज आयरन इंडस्ट्री के पास लगी होती हैं। अब इंटरनेट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज कहीं भी जहां पर इंटरनेट एक्सेस होगी वहां पर बन जाएंगी, और इंटरनेट एक्सेस कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तो इट कैन बी नियर एनी सिटी, बिकॉज वेर एवर इंटरनेट इज प्रोवाइडेड दे कैन यूज इट, है ना। अब कॉटन टेक्सटाइल पूरे इंडिया में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज कॉटन टेक्सटाइल इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द country. Now we come to the next word, classification of industries. On the basis of raw material, industries are of two types: agro based and mineral based. मार्क कर लीजिए आप। हाँ, एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, एंड मिनरल बेस्ड मींस मिनरल्स पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू मेन रोल, इंडस्ट्रीज आर बेसिक एंड कंज्यूमर गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, सारी बुक चमक रही है मार्किंग से। ओहो, मुझे लगता है तुम बहुत पढ़ते हो, है ना। मुझे खुद मार्क करना पड़ रहा है। Alright, so on the basis of capital investment, there are two types of industries: small scale and large scale. स्मॉल स्केल में कम पैसा लगा होता है, लार्ज स्केल में बहुत पैसा लगा होता है, और जो कट ऑफ लिमिट होता है 1 करोड़ का। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑन किसमें? स्मॉल स्केल में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ तक की ही होनी चाहिए, उससे कम भी होती है, मगर उससे ज्यादा अगर हो रही है। और ये लैंड पे नहीं, ये इंडस्ट्रियल जो मशीन है उनपे, क्योंकि लैंड तो बहुत महंगा हो सकता है ना। अब उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर पब्लिक, हाँ, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की जो है उनको पब्लिक बोलते हैं, पता नहीं क्यों, और एक प्राइवेट है उसको प्राइवेट बोलते हैं, कोऑपरेटिव, और एक जॉइंट होती है। जॉइंट जो होती है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना, तो उसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का एग्जांपल बहुत माना हुआ है, अमूल। वेरी गुड, कोऑपरेटिव में अमूल। अंडरस्टूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्रीज आर प्राइवेट, हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। ऑलराइट, वेरी गुड। कोऑपरेटिव का एग्जांपल डैनियल। वेरी गुड। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज जो
है ना। अब आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क, है ना, और वो जो है सारे के सारे फाइबर प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड हैं उनको उसने लिया। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसने कहा हाँ, I think this page may be all right. If that book or if still you can use this book only. Much better now, ना। हाँ, अब वो कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इन द अर्ली इयर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इन द अर्ली ईयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। डिस्कस। अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप बताएंगे। डैनियल, आप मुझे पहला पॉइंट बताइए, बुक में क्या लिखा है? डैनियल, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, बस ठीक है, यहीं तक ठीक है। आप दूसरा बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, ट्रांसपोर्ट मिल रहा है? हाँ, तो ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये पहला पॉइंट होगा रॉ कॉटन, फिर होगा मार्केट, फिर होगा ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट में पोर्ट फैसिलिटीज होगा, लेबर होगा, मॉइस्ट क्लाइमेट होगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यस, फर्दर व्हाट डू वी सी के स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज। करेक्ट, स्पिनिंग तो कंटिन्यू करती है अभी भी सेंट्रलाइज, और मगर वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज हुई है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने एम्फेसिस किसको दिया। व्हाट डिड गांधी जी एम्फेसाइज? व्हाट, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? गांधी जी gave more importance to the hand weaving, yarn. Why? Because it used to employ a lot of people, है ना। एंड मिल सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम इसलिए दी ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके, है ना। दैट इज गांधीयन वे। नाउ विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 70. इज इट 70 फॉर एवरीबॉडी? फॉर यू इट इज 68. For you? That must be an old book, that's why, and yours is new one, है ना। तो for some it is 68, for some it is 70, and here वो कहता है what are the problems। मैं जूट टेक्सटाइल्स के ऊपर आ गया हूँ एकदम बीच का छोड़ता हुआ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। कह रहा है जूट टेक्सटाइल से पहले कह रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स आर, एक तो पावर सप्लाई इज इरेटिक मतलब कभी आती है तो कभी नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, राइट। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर्स। यस, देन वी कम टू जूट टेक्सटाइल। जूट अगर आप देखो तो पार्टीशन के बाद बांग्लादेश के पास सारा एरिया चला गया, है ना, और मेन प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल, इंडिया में वेस्ट बंगाल था। और अब हम क्या देखते हैं, फर्स्ट मिल रिश्रा में बनी आफ्टर 1855 में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री नियर द हुगली बेसिन। क्यों हुगली बेसिन के पास जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ी? पहले उसने बोला क्यों, क्योंकि यहां पर प्रॉक्सिमिटी टू जूट एरिया है, इनएक्सपेंसिव वाटर है, वेरी गुड, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं एंड गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैं, रोडवेज हैं। तो इन रियलिटी में जूट जो होता है ना, उसको जब बनाया जाता है तो उसको रेटिंग की जाती है। एक पौधा होता है उसको पानी में डाल के उसको मारते हैं, पकड़ के, जब उसे जोर से मारते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं, और जो धागे निकल जाते हैं उससे बोरी बनती है, या तो बोरी बनती है या रस्सी बनती है। तो जूट टेक्सटाइल में चीप लेबर जो उसको उठा के पीटे पानी में से निकालने का, पानी में मारे, तो पानी की बहुत जरूरत है इसमें, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए जूट के लिए वाटर और लेबर की बहुत जरूरत है, क्योंकि पानी उगाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज ताकि वो बाहर जा सके। इसको ब्राउन पेपर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्राउन पेपर ऑफ फॉर माना जाता है, फॉर रैपिंग। जैसे ब्राउन पेपर होता है इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जूट वाज समथिंग विच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट फिर कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन किससे आया? सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो थे उन्होंने
जूट को बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया। वापस इम्पोर्टेड हाँ, मगर अब अगेन a revival of importance for jute has come in because of the fact that that synthetic fiber or the plastic is causing a lot of pollution. So what have we come to? We have come to eco-friendly techniques back to jute because it is biodegradable. And now we come to the next industry, which is our sugar industry. शुगर इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो तीन चीजें बनती हैं, गुड़ बनता है और खंडसरी बनता है और शुगर बनता है ना। तीन इंडस्ट्रीज हैं, गुड़, शुगर एंड खंडसरी। अब आइडियली अगर हम देखें तो ये एक बल्कि इंडस्ट्री है और इसमें शुगर केन जो है ना उसको बहुत जल्दी प्रोसेस करना होता है, नहीं तो क्या होता है गन्ना सूख जाएगा, और अगर सूख जाएगा तो उसके अंदर से जो रस निकलेगा वो कम निकलेगा तो शुगर केन कम बनेगी। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, एक तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में, क्योंकि 10 महीने तक तो गन्ना उगता रहता है, 1 साल लगता है होने के लिए। हाँ, तो 10 महीने मैंने कहा ना, अगर 1 साल हो जाएगा तो फिर दूसरे साल कहां से शुरू होगा ना, तो 10 महीने होता है, 10 महीने अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद उसको जल्दी काट के जल्दी से प्रोसेस करना होता है। अब वो कहते हैं देयर इज अ टेंडेंसी, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द मिल्स टुवर्ड्स द सदर्न स्टेट्स। तो साउथ में ये क्यों शिफ्ट कर रही है? क्योंकि वहां पर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि गर्म नहीं है वहां पर इतना ज्यादा, नॉर्थ इंडिया ज्यादा गर्म है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी हमारे साउथ में शुगर केन जो है, और कूलर क्लाइमेट है तो बहुत जल्दी आराम से निकल जा सकता है और बहुत देर तक रहता भी है। चैलेंजेस क्या है इस इंडस्ट्री के लिए? ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है आज भी, ट्रांसपोर्टेशन डिले के मारे, और हाँ ये प्रॉब्लम है इसकी। अब आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, चैप्टर बहुत बड़ा है ये, है ना, नहीं इंडियन में करे तो 3 चैप्टर हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर हो रहा है ना, आपका दूसरा हो रहा है, इनका तीसरा हो रहा है। हाँ, क्योंकि जब आपकी मम्मी का मैंने मैसेज देखा तो फिर मैंने कहा चलो इसको बुला लेता हूँ। हाँ, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ये हैवी इंडस्ट्रीज हैं, और अगर हम देखें तो एक प्रोपोर्शन पे ये चलता है 4:1 के प्रोपोर्शन पे, और 4 जो होता है वो आयरन ओर होता है, 2 जो है कुकिंग कोल होता है, और लाइमस्टोन होता है 1। तो मतलब आप देखिए कितना वेस्ट मटेरियल निकलता होगा, क्योंकि 1 तो खत्म हो जाता होगा कोल, और 2 भी खत्म, 2 जो है कोल है वो खत्म हो जाता होगा, लाइमस्टोन भी खत्म हो जाता होगा, और जो आयरन हो रहा है उसमें से भी कुछ निकलता होगा। तो कहते हैं वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? नियर कोल। तो आंसर वो अपने आप ही दे रहा है, रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ नेटवर्क तो टू द कंज्यूमर, तो इसीलिए इट शुड बी नियर टू द कोल फील्ड एंड आयरन और माइंस, wherever both of them are near it will be much better to have it there. Yes, तो उसके बाद हम देखते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग हो रही है वो एक प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट फर्म है, सेल, है ना, और उसके बाद एक टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इस पेज में हम एक और चीज देखेंगे, एक है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और एक है मिनी स्टील प्लांट। आगे बढ़ सकते हैं? तो जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो बहुत बड़े लेवल के प्लांट्स हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जैसे बोकारो, भिलाई, और वो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या नियर 10, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल को लेते हैं और बनाते हैं, तो वो बहुत ही हाई लेवल की चीज है। और मिनी स्टील प्लांट क्या है, वो ना स्क्रैप को लेते हैं, पिघालते हैं और उसको फिर से यूज करते हैं, समझ में? तो वो उनको स्क्रैप से, जो आपने देखा होगा ना लोहा ले जाते हैं कबाड़ी, तो दैट आयरन इज देन प्रोसेस्ड इन द मिनी स्टील प्लांट्स। ओके, अगर आप देखो तो 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स एक साथ ही हैं, और ये सारे के सारे प्लांट्स 6 प्लांट्स कहां पर हैं? छोटा नागपुर प्लेटो में मिल गए। छोटा नागपुर प्लेटो में आपके पास वो आयरन और कॉस्ट है, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी में है, चीप लेबर है, और आपके पास मार्केट है, और इसलिए यहां पर आप आराम से इंडस्ट्रीज को बना सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल, जो कोल है ना
पहले तो उसे विदाउट ऑक्सीजन जलाया जाता है बिटुमिनस कोल को, तो वो कोकिंग कोल में कन्वर्ट होता है, और लोअर प्रोडक्टिविटी पर लेबर ये भी कम है। तो चार प्रॉब्लम्स है इसकी, और सप्लाई ऑफ एनर्जी की कमी है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम इस पेज पे आ चुके हैं। आपका इस एरिया तो मार्क कर दो। हाँ, अब आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। वो कहते हैं एक फायदा हुआ कि लिबरलाइजेशन से ये इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला, किसको? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ये लाइट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल और लायबल डक्टाइल है, और एल्यूमिनियम के प्लांट्स उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, हाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मतलब कई जगहों पे एल्यूमिनियम के प्लांट्स हैं। और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है बॉक्साइट जो है सोर्स से शुरू होती है, और उसको स्मेल्टिंग करने का एक फ्लो चार्ट उन्होंने बताया कि उसमें करंट डाला जाता है, और करंट के डलने से लिक्विड में जब करंट डालता है तो एक पर्टिकुलर, जैसे कैथोड और एनोड होता है, तो एक पर्टिकुलर साइड पे वो जमा होता है, राइट। तो बॉक्साइट इंडस्ट्री की जो 40% कॉस्ट है वो एनर्जी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट यूज होता है। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो एक तो रॉ मटेरियल मिलता रहना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। अब आते हैं केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री कोर्स में है, वेरी गुड, तो इसको भी करा देते हैं। थोड़ा सी रह गया। केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो इसके दो पार्ट है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक का मतलब जिसका ओरिजिन ऑर्गेनिक से है, नॉट जस्ट कार्बन, मतलब ऑर्गन, ऑर्गेनिक है ना। और जो ऑर्गन पे रिलेटेड नहीं है किसी भी, वो इनऑर्गेनिक है। तो जो केमिकल्स पे बेस है वो केमिकल इंडस्ट्रीज, वो इनऑर्गेनिक में आएगा। अब उसने कहा वैसे तो दो हिस्से हैं इंडस्ट्रीज के, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, मगर वो कहता है कि एक और उसने पार्ट अलग से बता दिया, और वो था फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा तीन तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं इंडिया में। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। एक तो है फॉस्फेट बेस, एक है नाइट्रोजन बेस, और एक है पोटैश बेस। यस डैनियल, आर यू एबल टू गेट इट? हाँ, अब वो क्या कर रहा है? यस, तो अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है वो काफी ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर प्लांट्स हैं? 10, है ना। और 10 में से एक ही है जो कोऑपरेटिव में है, और वो है हजीरा इन गुजरात। अंडरस्टूड? अब उसके बाद कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री सारे के सारे जितने भी डैम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो सब सीमेंट इंडस्ट्रीज के हमारे बन रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज का फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहां पर बना? चेन्नई में बना। वेरी गुड, है ना, 1904 में बना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जो है हमारा अफ्रीका में जा रहा है, और मिडिल ईस्ट में जा रहा है, नॉट इम्पोर्टेंट। कार्स में कुछ आना नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में you can safely leave that. We can come to information and technology and electronic industries. Here you can see he talks about the fact that Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Double underline this word. हाँ, बेंगलुरु, ठीक है। और उसके बाद बोला, उसने कहा बीपीओ में बहुत यूज हो रहा है। अब क्या यूज हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीपीओ में क्या होता है कि एंड वुमेन आर आल्सो इन्वॉल्व इन बीपीओ because they are able to talk and convince people, है ना। So with this we come to industrial pollution, and when we come to industrial pollution, what we will see there are different types of industrial pollution. One is air pollution, water pollution, thermal pollution, noise pollution. So air pollution, water pollution, thermal pollution and noise pollution, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हाँ, टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक इमिट हो रही है ना। और वाटर पोल्यूशन की अगर आप कॉजेज देते हो तो मेन कल्प्रिट्स हैं पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइज, चैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है कि वाटर पोल्यूशन से फ्लाई एंड गैस भी उसमें मिक्स हो जाता है, और मर्करी भी मिक्स हो जाता है, कई सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स होंगे जो उसमें मिक्स हो रहे हैं।
तो सॉलिड वेस्ट भी उसमें मिक्स हो जाता पानी में, है ना। और एयर पॉल्यूशन में उसने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर भोपाल गैस एचडी भी मेंशन किया उसने एयर पॉल्यूशन में। और तो सोर्सेस अगर हमको पूछेगा तो हमारे को क्या मिलेंगी, एयर पॉल्यूशन के ब्रिक मिल्स, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, है ना। वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेस हमारे को कुछ नहीं बताते हैं, मेन कल्प्रिट्स हैं वही सोर्सेस हैं। आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो कहता है थर्मल पॉल्यूशन, उबला हुआ पानी अगर हम पानी में डाल देंगे तो एक्वाटिक लाइफ है वो मर जाएगी। और अगर न्यूक्लियर प्लांट का पानी हम पानी में डाल देंगे तो वहां पर कैंसर हो जाएगा, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाएंगे, मिस कैरेजेस हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और पानी जो है उसका पॉल्यूटेड हो जाएगा। नॉइज जो है, एक होती है वॉइस, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो वॉइस है क्योंकि आप उसे समझ पा रहे हैं, और एक शोर होता है जो आपके सर में दर्द करता है, दैट इज नॉइस। और नॉइस कहाँ से आती है, मशीनों से, है ना। बार बार मशीन चलती रहे वो भी आपको। अब वो कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वी आर नाउ इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ आवर क्लास टुडे, एंड दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहता है एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। और डिग्रेड क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसको कैसे हम संभालें। डिग्रेड तो हो रही है, अब उसको संभालने के उसने कई सारे तरीके बताए हैं। कहता है सबसे पहले वो कह रहा है, मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पहले नहीं जाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना पड़ेगा, है ना। तो वो सबसे पहले कह रहा है एक तो हमें पानी को रिसाइकिल करना है और रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, जैसे पानी को जमीन के नीचे जाने दो तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। हॉट वाटर है तो पहले उसे ठंडा होने दो, सीधा नदी में मत जाने दो। प्राइमरी मेथड क्या है, जाली लगाओ, और जाली से जब पास होगा तो जाली में गंदगी अड़ जाएगी तो उसको कहेंगे स्क्रीनिंग। फिर पानी को मशीन में घुमाओ, छागे बन जाएंगे तो उसे कहेंगे पॉपुलेशन, घुमाओगे तो ग्राइंडिंग, और जब वो सेटल हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन। फिर उसके बाद उसमें कुछ कीड़े वगैरह, कुछ ऐसे जानवर डाले हो जाओ या कुछ ऐसे पौधे वहां पर उगाओ जो उसकी बदबू को छीन ले। और फिर थर्ड प्रोसेस में केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल प्रोसेस को रिपीट करो ताकि वो सारा पॉल्यूशन खत्म हो सके, तभी जाके वो पानी रीयूजेबल हो पाएगा और पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब वो कहता है एनटीपीसी शोज द वे। हाउ डज एनटीपीसी शोज द वे? एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन है, और वो जो है वो ऑप्टिमल यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश करती है, मैक्सिमाइज यूज करती है ऐश को। आपने देखा आजकल ग्रे ग्रे कलर की ब्रिक्स मिलती हैं, वो किसकी बनी होती है, ऐश की बनी होती है। तो ऐश के साथ सीमेंट को मिक्स कर देते हैं, तो जो बहुत स्ट्रांग ब्रिक्स होती हैं वो आजकल लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में यूज हो रही हैं आजकल। और एनटीपीसी का ये प्लांट का नाम यहाँ पर लिखा है रामागुंडम। अभी जो रामागुंडम प्लांट है इसके चारों तरफ पेड़ उगे हैं, और जो इसकी चिमनीज है वो बहुत ऊंची है, और जो चिमनीज में पानी जा रहा होता है, हवा जा रही होती है, उसके अंदर वो शावर लगा देते हैं। तो जब शावर लगा देते हैं तो सारा गंदगी नीचे आ जाती है शावर में। अब वो ऐश जो होती है कहाँ जमा हो जाती है, पॉन्ड में। पॉन्ड में से ऐश को निकालते हैं और उसको किससे मिक्स करते हैं, सीमेंट से। और सीमेंट से मिक्स करके ब्रिक्स बना देते हैं, और वो ब्रिक बनाने के प्लांट्स लगा दिए उन्होंने, नहीं तो वही ऐश बाहर निकल के पॉल्यूशन करेगी, फिर उड़ने लगेगी सूखते, है ना। तो और वो डेटाबेस सारा मॉनिटर करते हैं। तो एनटीपीसी हैज बीन सर्टिफाइड फॉर इट्स ISO certification, that is a very well managed and well managed plant which is saving a lot of pollution by its measures. So with this we conclude that this chapter is done, and thank you very much for giving me half an hour of your time. Thank you.